नमस्कार विद्यार्थियों। बेटा, आप सभी को पता ही है कि हिंदी मास्टर कैडर और लेक्चरर कैडर पंजाब में बहुत जल्दी ही उसका नोटिफिकेशन आने वाला है और उसके लिए हमने पहले से ही एक जो बैच है वो आपको इंट्रोड्यूस कर दिया था। उससे रिलेटेड जो सिलेबस की डिस्कशन थी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो ऑलरेडी हमने अपने चैनल पे डाल रखे हैं। उम्मीद है आप सभी ने उसको देख लिया होगा और अपना जो माइंड है वो बना लिया होगा कि हमने हिंदी मास्टर कैडर की प्रिपरेशन जो है वो शुरू करनी है। अब हमारे पास दो पेपर हैं हिंदी के जो वैकेंसीज आउट होने वाली हैं, एक है मास्टर कैडर और दूसरा है लेक्चरर कैडर। तो दोनों में ही अगर हम सिलेबस की दृष्टि से देखें तो दोनों में ही जो टॉपिक हैं वो सेम है, सिर्फ जो व्याकरण का भाग है वो अलग है। मास्टर कैडर में व्याकरण का जो भाग है वो होता है और लेक्चरर कैडर में व्याकरण का जो भाग है वो नहीं होता। तो अब हम जो क्लासेस जो शुरू करने जा रहे हैं, आज हमारी ये पहली कक्षा है सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, तो हम दोनों की कॉमन क्लासेस लेंगे और दोनों के जो पहले कॉमन टॉपिक हैं उनको शुरू करेंगे, जो मास्टर कैडर के लिए भी आपके लिए उपयोगी होंगे और लेक्चरर कैडर के लिए भी आपके लिए उपयोगी होंगे। तो सबसे पहले जो अगर आप सिलेबस को देखोगे तो सबसे पहले जो टॉपिक हमारे सामने आता है वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। इतिहास को पढ़ना साहित्य को समझने के लिए बहुत जरूरी है। उससे भी पहले जरूरी है कि हम ये जान सके कि इतिहास लेखन की परंपरा कहां से चली और कौन कौन सी पद्धतियों का प्रयोग करते हुए इतिहास लेखन हुआ है। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक है, आज हम इसी विषय पे बात करेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत जो है वो कहाँ से होती है और किस प्रकार से ये सारा जो चलता है परंपरा का, और कौन कौन सी वो पद्धतियां हैं जिनका प्रयोग करके हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन हुआ है। ये जो टॉपिक है ये चाहे सिलेबस में मेंशन नहीं है, पर इसमें से अगर आप पिछले पेपर्स को देखोगे तो इसमें से भी जो प्रश्न हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और बहुत ही ध्यान से आप इसको देखना है, आपने पढ़ना है, समझना है। इसको समझना बहुत जरूरी है ताकि जो इससे संबंधित प्रश्न है वो आपको पता चल जाए। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, देखिए सबसे पहले बेटा हमारे सामने है साहित्य के इतिहास लेखन की, यही हमारा आज का जो टॉपिक है, यही हमारा आज का जो विषय है। साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और पद्धतियां। ठीक है जी। देखिए अगर हम पहले आपको पता ही है बेटा, जो साहित्य और इतिहास है वो साथ साथ चलते हैं। अगर आपने साहित्य का कुछ अध्ययन किया है या इतिहास आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा कि जिस समय जैसी परिस्थितियां रही हैं, जैसा वातावरण रहा है, उसी के अनुसार उस समय का साहित्य की रचना जो है वो हुई है। तो यहाँ पे पहले हम इतिहास को पढ़ेंगे कि इतिहास क्या होता है, उसके बाद हम साहित्य के साथ इतिहास के संबंध को देखते हुए इसकी जो हमारे हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की जो परंपरा है उसको ध्यान पूर्वक समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास है कि इतिहास शब्द का क्या अर्थ है। देखिए इतिहास शब्द इति ह आस के योग से बना है, जिसमें इति का क्या अर्थ होता है, समाप्त, ह का अर्थ होता है निश्चित, अस का अर्थ होता है होना। अर्थात क्या है, इतिहास का क्या अर्थ है, जो हुआ है, जो अब तक हो चुका है उसी को हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। और ये जो हुआ है इसकी प्रमाणिक जानकारी हमारे पास होती है, उसे ही इतिहास कहा जाता है। अगर हमारे पास प्रमाणिक जानकारी नहीं है तो उसे हम इतिहास नहीं कहेंगे, उसे हम मिथिहास कहेंगे। तो इस परिभाषा या इस शब्द के अर्थ के अनुसार इतिहास क्या है, जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। यहां पे हम दो परिभाषाएं भी देख लेंगे इतिहास की। इतिहास एक ऐसा दर्शन है जो दृष्टांत के द्वारा शिक्षा प्रदान करता है।
ठीक है जी, ये देखिए परिभाषा से आपको समझ आ जाएगा कि इतिहास का क्या अर्थ है। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, ये एग्जाम में आपको इतिहास के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये केवल और केवल आपकी समझ के लिए है, ताकि आपको पता हो कि इतिहास क्या है, साहित्य क्या है और साहित्य का इतिहास क्या है। ठीक है जी, यहां पे हम देख रहे हैं कि इतिहास क्या है, कहते दृष्टांत के द्वारा, दृष्टांत मतलब दृष्टि के द्वारा हमें शिक्षा प्रदान करता है कि जो पास्ट में हो चुका है उसको हम कैसे उसका सुधार कर सकते हैं, जो हमने गलतियां की हैं उनको हम कैसे सुधार सकते हैं। हमारे इतिहास से हमें ये चीजों का पता चलता है। उसके बाद हीगल की एक बहुत ही प्रसिद्ध ये परिभाषा है, इतिहास केवल घटनाओं का अन्वेषण या संकलन नहीं है, अपितु इसके भीतर कारण कार्य की श्रृंखलाएं विद्यमान है। अब यहां पे देखिए, अगर हम आमतौर पर बात करते हैं कि इतिहास में क्या होता है, संकलन किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है जो हमारे तथ्य हैं, पर नहीं, यहां पे हीगल कह रहे हैं कि ये केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं इतिहास होता, उसमें कार्य कारण श्रृंखला भी विद्यमान होती है। कार्य कारण श्रृंखला मतलब जो कार्य हुआ है, इतिहास में जो कुछ हुआ है उसके पीछे कौन से कारण थे। अगर युद्ध हुए, अगर राजाओं की लड़ाई हुई तो उनके पीछे कौन से कारण थे, उस चीज की श्रृंखला को भी इसमें अध्ययन किया जाता है। विश्व इतिहास की प्रक्रिया का मूल लक्ष्य मानव चेतना का विकास है, जो द्वंद्वात्मक है, द्वंद्वात्मक पद्धति पर आधारित है। इस पद्धति के अनुसार वाद व प्रतिवाद के संघर्ष से संवाद का विकास होता है। अब ये आप कहोगे कि मैम आपने इतनी ये मुश्किल जो परिभाषा है हमें बता दी, क्या हमें ये याद करनी पड़ेगी? नहीं, आपको ये याद करने की कोई जरूरत नहीं है, आपको केवल समझना है कि इतिहास क्या है। इतिहास क्या है, यहां पे हीगल कह रहे हैं कि इतिहास में केवल घटनाओं का संकलन मात्र नहीं होता, उसमें जो मानवीय चेतना किस प्रकार से विकसित हुई है, कौन कौन सी घटनाओं ने मानव के ऊपर क्या क्या प्रभाव डाला है, जब हम संपूर्ण तौर से इस चीज का अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है। आगे चलते हैं, अब यहां पे आपको कुछ विशेष तथ्य बता देते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं इतिहास के संबंध में। सबसे पहले तो मैंने आपको बताया था कि इतिहास का क्या अर्थ है, ऐसा ही हुआ था या ऐसा ही हुआ। निश्चित तौर पे, जब हमने अर्थ भी किया था तब भी आपको बताया था कि शब्द में जो निश्चित तौर पे हुआ हो उसे हम क्या कहते हैं, इतिहास कहते हैं। उसके बाद इतिहास का संबंध, ये आपको पता ही है सभी को, आपने हिस्ट्री अगर बीए में नहीं तो 10वीं में पढ़ी होगी तो आपको पता ही है कि जो इतिहास का संबंध किससे होता है, अतीत से होता है, जो हो चुका पहले। उसके बाद है केवल वास्तविक घटनाओं का समावेश ही किया जाता है। वास्तविक घटनाएं मतलब जिनका हमारे पास प्रमाणिक एक पुख्ता सबूत हो कि ये जो चीज है वो इतिहास में हुई है, उसकी तिथियां हो, उन घटनाओं के संबंध में हमारे पास लिखित पुख्ता सबूत हो, उनको ही हम इतिहास में शामिल करते हैं। ठीक है जी। और आधुनिक युग में विज्ञान के निकट, अब इसको जो अब हम जो आधुनिक वैज्ञानिक हैं या आधुनिक जो इतिहासकार हैं वो इसको एक विज्ञान मानते हैं और वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास का अध्ययन करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जो हमारा मुख्य विषय है, साहित्य। ठीक है जी। अब साहित्य जो है वो बहुत बहुत व्यापक है और हमारा जो विषय है, हमारा जो साहित्य है वो हिंदी साहित्य है। तो अब हम यहाँ पे हिंदी साहित्य के जो अलग अलग विद्वान हुए हैं, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल की ये जो परिभाषा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बेटा, ये आपने ध्यान रखना है, इसमें से आपको प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और ये जो इनकी परिभाषा है ये इनके हिंदी साहित्य के इतिहास, यहां पे लिख देते हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास ये आपको
इसीलिए बताया जा रहा है क्योंकि बच्चों को ये दिक्कत आती है कि ये जो चीजें हम आप हमें करवा रहे हो ये कहाँ से ली गई हैं या इनके पीछे कौन से आप बुक्स को फॉलो करते हो, तो ये भी आपको साथ साथ बता रहे हैं कि हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की जो एक पुस्तक है उसमें से ये परिभाषा जो है वो ली गई है। ये जो परिभाषा है ये कई बार पेपरों में पूछी गई है, जैसे इतनी बड़ी नहीं, छोटा सा इसमें से पूछ लिया जाता है कि चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है। इतिहास साहित्य को जो मानव की या जनता की चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब किसने कहा है। तो इस प्रकार से आपको जो प्रश्न है वो परिभाषाओं में से भी पूछे जा सकते हैं। और ये जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये जो ग्रंथ है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। जब भी हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ना शुरू करते हैं या अगर हम किसी प्रमाणिक ग्रंथ की बात करते हैं तो ये ग्रंथ जो प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है जिसके आधार पर हम हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे आप एक बार परिभाषा में आपको बता देती हूँ क्या है, क्या कहते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। कहते हैं कि प्रत्येक देश का साहित्य वहां के जनता के चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब होता है। तब यह निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्तियों में परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते, ये परखते है बेटा, ठीक है, ध्यान रखना, परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। क्या है साहित्य का इतिहास? अब रामचंद्र शुक्ल जी ने बहुत ही विस्तृत और बहुत ही आसानी से साहित्य के इतिहास को परिभाषित किया है। अगर मैं सरल शब्दों में आपको बताऊं, आप इतने मुश्किल परिभाषा को आपको याद करने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या याद रखना है इसमें आपको यह ध्यान रखना है कि उन्होंने चित्त वृत्तियों का संचित प्रतिबिंब साहित्य को माना है। किनकी चित्त वृत्तियां? जनता, जनता मतलब समाज। तो हम देख रहे हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य और सामाजिक परिस्थितियों, जो वहां का उस समय का वातावरण है, वहां का उस समय का जो देश काल है, उसको क्या किया है, रिलेट किया है, एक दूसरे के साथ जोड़ा है। वो कहते हैं जैसे जैसे समय बदलता है, चित्तवृत्तियां बदलती हैं, वैसे वैसे ही इतिहास भी बदलता रहता है। और जब हम इसी परंपरा को देखते हैं, जब हम देखते हैं कि इतिहास जैसे आदि काल में कैसा था, भक्ति काल में कैसा था, फिर रीति काल आया तो कैसा था, साहित्य कैसा था, ऐतिहासिक परिवेश कैसा था, तो जब हम ये चीजें देखते हैं तो उसी को क्या कहा जाता है, साहित्य का इतिहास। अब यहां पे हमने यही जो हमारी परिभाषा है, यही हम आगे चल के आपको बताएंगे जब आदि काल करेंगे, भक्ति काल करेंगे। तो इन्हीं के आधार पे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के आधार पे ही हम ये सारे जो काल हैं वो करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है साहित्य का इतिहास। साहित्य के इतिहास के संबंध में आगे जो दो परिभाषाओं के आधार पे मैं बता देती हूं। एक तो हमारी पहले हमने पढ़ ली आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की, जिन्होंने क्या कहा है इतिहास को। उन्होंने कहा है कि जो इतिहास है वो क्या है, जनता की चित्त वृत्तियों का प्रतिबिंब होता है। यहां पे हम नगेंद्र की परिभाषा को भी देख लेते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि साहित्य का इतिहास बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है। ये भी देखो वही बात कर रहे हैं, बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास। ठीक है जी, बदलती हुई अभिरुचियों और संवेदनाओं का इतिहास है जिसका सीधा संबंध आर्थिक और चिंतनात्मक परिवर्तन से है। यहां पे इन्होंने दो चीजों को लक्ष्य में रखा है, केंद्र में रखा है। आर्थिक और चिंतनात्मक जो परिवर्तन होते हैं समाज में, ठीक है, जो लोगों में जो परिवर्तन होते हैं उसके अभिरुचियों में और संवेदनाओं में भी उसके साथ साथ परिवर्तन होता है। और इसी के साथ जो साहित्य है उसमें भी परिवर्तन होता है। और जब हम ये चीजें देखते हैं कि जो अभिरुचियां बदली, उसके बाद फिर साहित्य में क्या परिवर्तन आया, जब हम इस चीज का अध्ययन करते हैं उसे ही क्या कहा जाता है, साहित्य का इतिहास। अब आपको ध्यान से इस चीज को समझना है, कोई कंफ्यूजन आपके माइंड में नहीं होना चाहिए। देखिए इतिहास जो है वो क्या है, इतिहास है जब घटनाओं को हम देखते हैं प्रमाणिक तौर से कि ये चीज पहले हुई थी और उसका हमारे पास एक प्रमाणिक सबूत होता है। और
उसके बाद आ जाता है साहित्य। साहित्य क्या है? जो हमारे पास लिखित ग्रंथ है कि जिस काल में वो लिखे गए। अब हम यहाँ पे ये चीज समझने की कोशिश करें कि साहित्य का इतिहास क्या है। साहित्य का इतिहास वह है जब हम अलग अलग काल में, इतिहास के अलग अलग काल खंडों में कौन सी रचनाएं हुई, उन रचनाओं के आधार पे हम देखते हैं कि उस समय का जो परिवेश था वो कैसा था, उस समय का साहित्य था कैसा था, उसकी क्या मुख्य विशेषताएं थी। जब हम इन चीजों का अध्ययन करते हैं उसे ही कहा जाता है साहित्य का इतिहास। ठीक है, तो यहां पे आपने इस चीज को ध्यान से समझ लेना है। इतिहास क्या है? सामाजिक राजनीतिक वातावरण को प्रतिबिंब करता है साहित्य का इतिहास। ठीक है, वही बात मैंने बताई है आपको कि इतिहास, जब हम साहित्य के इतिहास का अध्ययन करते हैं, जब हम साहित्य को अध्ययन करते हैं, जैसे कि कोई रचना है, अगर वो 10वीं शताब्दी में हुई है तो हम देखेंगे कि उस रचना की क्या विशेषताएं हैं, उसमें कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है, उसमें कौन सा विषय उसमें प्रयोग किया गया है, अगर उसमें वीर रसात्मक रचनाएं हैं, राजाओं का वर्णन है, तो इतिहास के परिप्रेक्ष्य में हम साहित्य को देखते हैं और साहित्य के परिप्रेक्ष्य में हम इतिहास को देखते हैं। ये आपस में दोनों ही विधाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। आपने केवल इस चीज का ध्यान रखना है कि साहित्य का इतिहास क्या है। साहित्य का इतिहास है कि जब हम एक पूरी श्रृंखला में देखते हैं कि कौन कब, अगर हम हमारी हिंदी साहित्य की बात करें तो यहां पे हम देखेंगे कि हिंदी कब पैदा हुई, पहले कौन सी भाषा का प्रयोग होता था, हिंदी से पहले कौन सी भाषा का प्रयोग होता था, या हिंदी में कैसे उसने अपना परिवर्तित होते हुए खड़ी बोली हिंदी जिसका प्रयोग हम आज कर रहे हैं वो कब अपने असली रूप में आई, और उससे पहले जो भाषा का प्रयोग होता था वो कौन सी भाषा थी। जैसे आदिकाल में अपभ्रंश का प्रयोग हो रहा था, और उसके बाद जब हम भक्ति काल में आते हैं तो ब्रज भाषा, अवधी भाषा का प्रयोग होने लगा। रीति काल में भी इसी प्रकार ब्रज भाषा का जो प्रयोग होता था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब हम आधुनिक काल में आते हैं तब खड़ी बोली हिंदी जो हमारे सामने देखने को मिलती। अब ये चीजें हमें कब कैसे पता चलेंगी? जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन करेंगे। ठीक है जी, तो ये ही हमारा हिंदी साहित्य के इतिहास की एक भूमिका के रूप में मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद हम यहाँ पे जो प्रमुख पद्धतियां हैं, पद्धतियां मतलब विधियां भी कह सकते हो आप, मेथड्स भी कह सकते हो आप, कि कौन कौन सी पद्धतियों के आधार पर जो इतिहास लेखन जो है वो हुआ है। इतिहास लेखन का अर्थ है कि जो लिखती तौर पे जब साहित्य के इतिहास को जो हमारे जो विद्वान थे, जो आचार्य थे, उन्होंने सोचा कि हिंदी साहित्य के इतिहास का अध्ययन किया जाए और लिखा जाए, लिखती तौर पे ग्रंथ बनाए जाएं, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाले जो विद्यार्थी हैं वो साहित्य को अच्छे तरीके से समझ सकें। तो सबसे पहले है वर्णात्मक पद्धति। वर्णात्मक पद्धति क्या होती है? वर्णात्मक पद्धति होती है कि वर्णों के अनुसार, जैसे क, ख, ग, घ, तो इनके अनुसार कवियों के नाम दे दिए जाते हैं इन ग्रंथों में, इतिहास ग्रंथों में, और उसके अनुसार लेखकों और कवियों के, देखो, लेखकों और कवियों के नाम के अनुसार जो क्या कर दिया जाता है, उनको संकलित कर दिया जाता है। जैसे कबीर है, केशवदास है, ठीक है, तो पहले क नाम के जो सारे कवि हैं या लेखक हैं वो आ जाएंगे, फिर ख नाम के आ जाएंगे। तो जब इस पद्धति का प्रयोग किया जाता है तो वर्णों के अनुसार लेखकों और कवियों को क्रम से रख दिया जाता है। ठीक है जी, वर्णाक्रम पद्धति। ठीक है, वर्णों का अनुक्रम, अनुक्रम मतलब उनको एक क्रम में लगा दिया जाता है। अब यहाँ पे गारसादा तासी और शिव सिंह सरोज के जो ग्रंथ हैं, ये आगे मैं आपको बताऊंगी ये कौन है, गारसादा तासी कौन है, शिव सिंह सरोज कौन है। अभी आपको ये नाम जो है वो अजनबी लग रहे होंगे कि कौन है, ये हमें तो पता नहीं, कोई बात नहीं, आपको बताया जाएगा। यहाँ पे आप सिर्फ इसको समझ ले कि इन दोनों ने इसी पद्धति का प्रयोग करते हुए अपने ग्रंथों को बनाया है, लिखा है। उसके बाद है काल क्रम अनुक्रम पद्धति। काल क्रम मतलब यहाँ पे देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है कि जिसमें काल विभाजन किया जाए। ठीक है जी, काल विभाजन मतलब कि एक समय सीमा, एक समय अवधि के साहित्य को हम अलग रख देते हैं कि यहां से, जैसे हम कहें कि 1901 से लेके 1950 तक का साहित्य, तो वो क्या हो गया, काल क्रम में हमने साहित्य को बांट दिया और उसी काल क्रम की प्रमुख विशेषताओं के आधार पर हम क्या करते हैं, उसको अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे जो
जॉर्ज, अब यहाँ पे भी ये जो नाम है वो आपके लिए अजनबी है, पर जब हम इसकी परंपरा के बारे में पढ़ेंगे, साहित्य के इतिहास की परंपरा के बारे में पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि ये कौन है। ठीक है, तो अब जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन और मिश्र बंधु का जो ग्रंथ है वो भी हिंदी साहित्य में कालक्रम अनुक्रम पद्धति का जो क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक पद्धति क्या है? अब देखिए, जब हम आधुनिक युग में देखते हैं तो आधुनिक युग में वैज्ञानिक चीजों और वैज्ञानिक पद्धति का सबसे ज्यादा प्रयोग जो है वो हमें देखने को मिलता है जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथों की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम वैज्ञानिक पद्धति क्या है? वैज्ञानिक, आपको पता ही है कि जो विज्ञान है वो किसके ऊपर विश्वास करता है? तथ्यों के ऊपर विश्वास करता है, और तथ्यों के आधार पे ही वो निष्पक्ष रह के जो हमारे पास रिजल्ट है, परिमाण है, उस तक पहुंचने की इतिहास विज्ञान में बात की जाती है। तो वही जो यहाँ पे बात की गई है कि जब हम इतिहास का अध्ययन या इतिहास, साहित्य के इतिहास का जब हम अध्ययन विज्ञान की दृष्टि से करते हैं, वैज्ञानिक तथ्यों की दृष्टि से करते हैं, तो उसे कहा जाता है वैज्ञानिक पद्धति। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और गणपति चंद्र गुप्त, इनके तो ग्रंथ का नाम ही है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। आगे मैं आपको बताऊंगी, तब आप ये सारी चीजें आप नोट भी कर लें और आपको नोट्स भी इन चीजों के प्रोवाइड किए जाएंगे। ये सारी चीजें बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इनके नाम ही आपको पूछे जा सकते हैं कि ये ग्रंथ कौन सा है, ये ग्रंथ कौन सा है। ये जब बार बार हम इन चीजों को रिपीट करेंगे, आज हमारी पहली कक्षा है इसलिए आपको कुछ चीजों में दिक्कत आ सकती है क्योंकि ये सारी चीजें आपके लिए नहीं है, पर आपने इस चीज का ध्यान रखना है कि जब जैसे जैसे हमारा ये सिलेबस होता जाएगा तो ये सारे नाम आपको टिप्स पे होंगे, क्योंकि इन चीजों का बार बार जो हम जब भी हम कोई इतिहास के किसी भी काल में जब भी हम कोई वाद शुरू करेंगे, जब भी हम कोई कवि शुरू करेंगे, तो इन ग्रंथों का नाम वहां पे भी आएगा कि नगेंद्र ने क्या कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं, गणपति चंद्र गुप्त क्या कहते हैं। तो ये सारे विद्वानों के जो नाम हैं और इनके जो ग्रंथों के नाम हैं वो अपने आप ही आपको याद हो जाएंगे। इस चीज के लिए आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है जी। तो वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग करने वाले जो दो हमारे पास विद्वान हैं वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ठीक है जी। उसके बाद ये जो पद्धति है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्धति है बेटा, बहुत ही महत्वपूर्ण। क्यों महत्वपूर्ण है ये भी बता देती हूं आपको, क्योंकि पहले मैंने एक ग्रंथ का जिक्र किया था आपके सामने इसी क्लास में, जो है हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ, जिसको हम बहुत प्रमाणिक ग्रंथ मानते हैं जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन की बात करते हैं। और सबसे, अगर आप किसी पेपर में जा रहे हो, हिंदी के एग्जाम में जा रहे हो, तो अगर आप किसी ऑब्जेक्शन देखते हो ना कि किस बुक में से हम देख के ऑब्जेक्शन लगाएं, तो ऑब्जेक्शनेबल जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर आप प्रमाणिकता चेक करना चाहते हो तो आप शुक्ल जी के ग्रंथ में उसकी प्रमाणिकता चेक कर सकते हो। तो उस दृष्टि से जो शुक्ल जी का जो ग्रंथ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। और ये जो पद्धति है विधेयवादी पद्धति, इन्होंने अपने बुक, जो इनकी किताब है पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास, पहले भी मैंने आपको बताया है, हिंदी साहित्य का, बहुत से बच्चों ने आपने शायद पढ़ा भी हो ये ग्रंथ इतिहास। ठीक है, बीए में, एमए में जब आप इतिहास को पढ़ते हो तब ये ग्रंथ का जो आपके सामने जिक्र होता है। तो ये क्या है, ये ग्रंथ में इन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग किया है। विधेयवादी पद्धति क्या है? अब विधेयवादी पद्धति को सर्वश्रेष्ठ पद्धति माना गया है। सबसे पहले तो जब हम साहित्य के ऐतिहासिक अध्ययन की बात करते हैं तो उसमें से सबसे श्रेष्ठ पद्धति जो कौन सी मानी गई है वो विधेयवादी पद्धति मानी गई है। और इसमें क्या होता है कि इसमें केवल कवियों और लेखकों का ही जो जीवन चरित्र नहीं दिया जाता, इसमें उस समय की क्या परिस्थितियां रही हैं, क्या प्रवृत्तियां रही हैं, उस समय के जो हमारे कवि थे उन्होंने कौन से, किस तरह का साहित्य की रचना की है,
क्या उनके साहित्य की मुख्य विशेषता थी। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताती हूं कि अगर हम आदिकाल की ही बात करें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के ग्रंथ के अनुसार उन्होंने कहा है कि जो आदिकाल है उन्होंने उसको एक और नाम दिया है वीर गाथा काल। तो वो कहते हैं कि सबसे मुख्य प्रवृत्ति या सबसे मुख्य विशेषता हिंदी साहित्य के आदिकाल में जो वीर गाथा जो साहित्य है उसकी रही है। तो यहां पे हम देखते हैं कि उन्होंने केवल कवियों और लेखकों की बात नहीं की, उन्होंने केवल ये नहीं बताया कि ये रचना हुई और ये रचना हुई और ये रचना हुई, नहीं, उन्होंने उसके साथ साथ उस रचना की जो प्रमुख विशेषताएं थी और वो विशेषताएं क्यों थी, उस समय के समाज की क्या परिस्थितियां थी, उस समय के समाज में कैसा वातावरण था, उस चीज को भी साहित्य के साथ क्या किया है, जोड़ के देखा है। मतलब कि उनके अध्ययन की दृष्टि ऐसी थी कि उन्होंने केवल साहित्य को अकेले अध्ययन नहीं किया, उसके साथ जो वहां उस समय के विशेषताएं थी या उस समय के जो वातावरण था उसको भी उन्होंने साथ साथ अध्ययन किया है। तो इस पद्धति को या इस मेथड को हम क्या कहते हैं, विधेयवादी पद्धति के। जब उस समय के कवियों के साथ साथ उस समय के साहित्य के साथ साथ उस समय के सामाजिक परिस्थितियां, वातावरण और राजनीतिक परिस्थितियां, इन सारी चीजों का भी अध्ययन और साहित्य के साथ इनका संबंध, इस चीज का जब अध्ययन किया जाता है तो उसे कहा जाता है विधेयवादी पद्धति। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस पद्धति का प्रयोग अपने हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ में किया है। सबसे पहले ये भी आपको देना चाहती हूं मैं कि सबसे पहले जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास, आगे परंपरा के जब हम पढ़ेंगे तब भी मैं आपको ये चीज बताऊंगी कि जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को देखते हैं तो सबसे पहले जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं उन्होंने ही इस पद्धति का प्रयोग हिंदी साहित्य में किया है। तो आपको इस तरीके से भी प्रश्न जो पूछा जा सकता है कि वो कौन से विद्वान हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य में विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। तो वहां पे आपका उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो हिंदी में, पर अगर हम फ्रेंच में या फ्रांसिस में इतिहास में देखें या फ्रेंच साहित्य में देखें तो वहां पे टेन जो है उनको इन पद्धति का जनक जो है वो माना जाता है। ये एक फ्रेंच विद्वान हैं, साहित्यकार हैं, जिनको इस पद्धति का जनक माना जाता है। और जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने इस जो पद्धति का जो प्रयोग है वो किसमें किया, हिंदी साहित्य में किया। हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन के लिए उन्होंने विधेयवादी पद्धति का प्रयोग करते हुए उस समय की परिस्थितियां, प्रवृत्तियों को देखते हुए, साहित्य के साथ उसका संबंध जोड़ते हुए उन्होंने बताया कि साहित्य और प्रवृत्तियां और परिस्थितियां किस प्रकार से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, अनुमान है मुझे आपको समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं। उसके बाद है समाज शास्त्रीय पद्धति। अब यहां पे देखिए ये जो पद्धति है ये एक आधुनिक पद्धति है। आधुनिक काल में जब हम देखते हैं कि साहित्य का समाज के साथ संबंध और साहित्य का समाज पर क्या प्रभाव है, जब हम इस दृष्टि से साहित्य के इतिहास को अध्ययन करते हैं, इसके जो एक बहुत ही इसका जो प्रभाव, ये जो समाजशास्त्रीय पद्धति है ये हमारी मार्क्सवाद की देन है। मार्क्सवाद आप आगे पढ़ेंगे, हम जब हम आगे आधुनिक काल में जाएंगे तब आपको बताएंगे मार्क्सवाद क्या था। जो समाज में जो दो वर्ग हैं और वर्ग संघर्ष की जो बात है मार्क्सवाद में की जाती है, तो उसी से जो हमारे जो ये देखिए सामाजिक सदैव दो वर्गों में बांटा है, शोषक और शोषित वर्ग। और जो शोषक और शोषित वर्ग का जो आपस में जो संघर्ष जो है वो हमेशा होता रहता है। जब हम उस चीज को साहित्य में देखते हैं तो उसी को समाजशास्त्रीय पद्धति कहा जाता है। ठीक है जी, चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद है हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। अब यहां पे हमारे पास, अब हम देखेंगे यहां पे हम क्या अध्ययन करेंगे कि वो कौन सा ग्रंथकार है या वो कौन सा इतिहासकार है जिसने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। फिर हम देखेंगे कि हिंदी भाषा में सबसे पहले किसने लिखा। फिर हम देखेंगे कि व्यवस्थित रूप से सबसे पहले किसने लिखा। फिर हम देखेंगे कि काल विभाजन सबसे पहले किसने किया। ठीक है, तो अलग अलग
पक्ष से, ये साथ साथ आपको बताया जाएगा, अलग अलग पक्ष से। अब हम परंपरा, देखिए परंपरा को पहले आप समझ लीजिए, परंपरा का क्या अर्थ होता है बेटा, जो पीछे से चली आ रही है, ठीक है ना। जब हम आज देखते हैं, अगर हम आज यहां पे हैं, अगर हम भारत को देखें, अगर भारत आज यहां पे है तो उसके पीछे उसका एक इतिहास है। कैसे हमारा जो भारत है वो पहले गुलाम था, उसके बाद फिर कैसे हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने गुलामी को छोड़ते हुए आजादी लेने के लिए संघर्ष किया। तो इस प्रकार से हमारी एक पीछे से फिर विभाजन जो है वो हमारे किस प्रकार से विभाजन की जो त्रासदी है वो हमारे भारत को भुगतनी पड़ी। तो ये सारी चीजें हमारी क्या है, एक परंपरा है जो पीछे से चली आ रही है। आज जो हम हैं या आज जो हमारे पास है उसके पीछे कुछ ना कुछ जरूर चल रहा होता है। तो ऐसे ही जब हम साहित्य के इतिहास लेखन, देखिए इतिहास तो आज भी लिखा जा रहा है, हिंदी साहित्य के जो आज भी जो कवि हैं वो साहित्य की रचनाएं कर रहे हैं, पर जो इसकी परंपरा की शुरुआत कहां से हुई या कब सोचा विद्वानों ने, आचार्यों ने कि अब हम हिंदी साहित्य को भी देखें कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है या हिंदी साहित्य जो है वो कहां से शुरू होता है, कौन सी उसकी पहली रचना है, कौन सा उसका पहला ग्रंथ है, कब संस्कृत और अपभ्रंश से अलग होकर हिंदी हमारे सामने आती है। तो इन सारी चीजों का अध्ययन करने के लिए इतिहास का अध्ययन करना जरूरी है। और उसी इतिहास लेखन की परंपरा में हम देखेंगे कि सबसे पहले कौन से विद्वान थे जिन्होंने इतिहास, हिंदी साहित्य के इतिहास को लिखने की बात की या हिंदी साहित्य के इतिहास लिखने का प्रयास किया। ठीक है जी। सबसे पहले तो यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जहां भी हम, वैसे तो आधुनिक काल से ही माना जाता है कि आधुनिक काल से जो हिंदी साहित्य का इतिहास, आधुनिक काल मैं यहाँ पे 1850 ईस्वी से बाद की बात कर रही हूं, ठीक है जी, 1850 के लगभग नियर अबाउट, ठीक है। 1850 ईस्वी से बाद को जो वर्ष हैं उनको हम आधुनिक काल के अंतर्गत मानते हैं। पर यहाँ पे उससे पहले भी यहाँ पे मैं आपको कुछ ग्रंथों के नाम बताऊंगी जिनको हम कह सकते हैं कि स्पष्ट तौर पे नहीं पर एक पृष्ठभूमि के तौर पे इन ग्रंथों में भी हिंदी साहित्य के इतिहास की जो कुछ झलक है, कुछ चीजें जो है, कुछ तत्व जो है वो हमें देखने को मिल जाते हैं। और ये जो ग्रंथ है वे आगे चल के जो हमारे आधुनिक कालीन जो आचार्य थे उनके लिए ये जो ग्रंथ थे वो क्या बने, आधार बने। ठीक है जी। आधार का समझते होगे आप, मतलब जब भी मान लो हमने कुछ नई रचना करनी है, जैसे मान लीजिए हमने कोई इतिहास लिखना है, तो उसके लिए भी हमें कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मटेरियल, कोई सामग्री जो है वो लेनी पड़ेगी। तो वो सामग्री यहां से ली गई। ये जो ग्रंथ थे इन्होंने जो हमारे आधुनिक आचार्य थे, जो हमारे आधुनिक विद्वान थे, उनको ये सामग्री प्रदान करने का कार्य किया। ठीक है। सबसे पहले 84 वैष्णव, ये आप नाम अभी फिलहाल आप इनके नाम जो और किसकी ये रचना है ये आपको पता होना चाहिए। डिटेल में अभी आपको इसके बारे में ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनके नाम से संबंधित ही जो प्रश्न है वो पूछे जाते हैं। ठीक है जी। 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, ये गोकुल नाथ। अब यहां पे देखिए 1625 ये मैंने डाल रखा है, साथ में विक्रमी। ये आपको पता होगा हिंदू कैलेंडर के हिसाब से विक्रमी संवत होता है। और जब हम इसमें से 57 माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ईस्वी सन। ठीक है बेटा। तो यहां पे आपने इस चीज का ध्यान रखना है, हो सकता है इसमें कोई गलती भी हो तो आप ध्यान रखना है कि जब भी हमने विक्रमी से ईस्वी सन में परिवर्तित करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसमें से 57 जो है वो माइनस कर देना है और वहां हमारे पास क्या आ जाएगा, ईस्वी जो है
सन आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारे पास रचनाएं हैं, भक्तमाल है नाभादास की, ये सारे इनके जो कालक्रम हैं ये मैंने विक्रमी में ही दिए हुए हैं, क्योंकि जो हमारे पास ग्रंथ हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो विक्रमी संवत में ही हमको मिलती हैं। हिंदी के जो ग्रंथ हैं, जो आधुनिक ग्रंथ हैं उनकी जो रचनाएं हैं वो ईसवी सन में हुई हैं। जो पुरातन जो ग्रंथ हैं, क्योंकि उस समय जो हिंदू कैलेंडर है उसको ही फॉलो किया जाता था, जो हमारा अंग्रेजी कैलेंडर है वो बहुत बाद में आया, तो उसको हम इसी विक्रमी संवत में ही यहां पे मैं आपको बता रही हूं। पर आपको इनके सन संवत याद करने की जरूरत भी नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बताया जा रहा है ताकि आपको पता चले कि उससे पहले भी ये जो रचनाएं वो की गई थी। ठीक है जी, कालिदास हजारा, ये कालिदास त्रिवेदी जी की रचना है। सुंदरी तिलक हरीशचंद्र जी की रचना है। पवित्र रत्नाकर माता दीन मिश्र की। ठीक है, ये जो रचनाएं हैं ये क्या हैं, एक आधार के रूप में काम करती हैं जब हम साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा की बात करते हैं। उसके बाद जो हमारे पास महत्वपूर्ण रचना या महत्वपूर्ण विद्वान जो हमारे सामने आते हैं वो हैं गारसा दा तासी। ये वो प्रथम विद्वान हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास किया। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए एग्जाम में, और पूछा भी गया है बहुत बार ये प्रश्न जो है वो एग्जाम में, अगर आप पिछले पेपर्स को देखोगे, जो हमारे टीजीटी के पेपर होते हैं, हमारे मास्टर कैडर के पेपर होते हैं, उनमें बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है कि किसने सबसे पहले इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास जो है वो किसके द्वारा किया गया। अब यहां पे आपने ये चीज का ध्यान रखना है, सर्वप्रथम जब पूछ लिया गया तो गारसा दा तासी होगा। ठीक है, सर्वप्रथम। पर इनका जो ग्रंथ था वो फ्रेंच भाषा में था, क्योंकि ये फ्रांसीसी विद्वान थे जिन्होंने अपने ग्रंथ में, ये इनके ग्रंथ का नाम है इत्तेवार दा ला लित्रुई इंदुई हिंदुस्तानी। ठीक है जी, ये इनके ग्रंथ का नाम है। ये भी प्रश्न आप पूछ लिया जाता है, मिलान में आ जाता है कि ये ग्रंथ किसका है, तासी का ग्रंथ कौन सा है, ग्रियर्सन का ग्रंथ कौन सा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ कौन सा है। तो ये सारे ही आपको एक सूची प्रदान कर दी जाएगी और आप बहुत आसानी से इनको याद कर लोगे। ठीक है जी, तो उसके बाद है ये तासी का जो ग्रंथ है इत्तेवार द ला लित्रुई इंदु हिंदुस्तानी, इसका थोड़ा सा आपको विस्तार में अर्थ जो है वो भी बता देना चाहती हूं मैं, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछ लिया गया था कि जो तासी का ग्रंथ है उसमें हिंदुस्तानी का क्या अर्थ है। हिंदुस्तानी मुसलमानों द्वारा बोली जाने वाली भाषा, और इंदुई हिंदुओं द्वारा बोली। अब देखिए, ये विभाजन से पहले वाले भारत की बात हो रही है, और उस समय जो मुख्य रूप से दो धर्मों में जो विभाजन या दो धर्मों की अलग अलग भाषाएं, अरबी फारसी एक तरफ थी और संस्कृत हिंदी जो हम आज देखते हैं वो एक तरफ थी। तो उस समय जो तासी थे उन्होंने हिंदुओं की भाषा को इंदुई कहा है और मुसलमानों की भाषा को क्या कहा है, हिंदुस्तानी कहा है। यह प्रश्न पूछ लिया गया था कि तासी ने अपने ग्रंथ में हिंदी को क्या कहा है, या हिंदुओं की भाषा को क्या कहा है, तो वो है इंदुई। ठीक है जी, या अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि मुसलमानों की बोली जाने वाली भाषा को उसने क्या कहा है, तो वो है हिंदुस्तानी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार जो प्रश्न बनाने वाला है वो बहुत विस्तार में नाम से ही प्रश्न जो है वो पूछ लेता है। चलिए आगे हम यहां पे बात करते हैं कब इसका प्रकाशन और कितने संस्करणों में यह प्रकाशित हुई। सबसे पहले इसका जो प्रथम संस्करण है वो 2 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम भाग जो है वो 1839 ईस्वी में और द्वितीय भाग जो है वो 1847 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। देखिए, सबसे पहले अगर हम इतिहास ग्रंथ की बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य के सबसे पहले इतिहास ग्रंथ की हम बात कर रहे हैं, तो अगर हम यहां पे देखें तो 1839 से जो हमारी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा है, जो वो शुरुआती बिंदु जो है वो ये है। ठीक है जी, ये है। यहां से हमारा जो फिर आगे चलते हैं हम, अलग अलग जो विद्वान हुए हैं उन्होंने अलग अलग रचनाएं की हैं, अलग अलग तरीकों से की हैं, तो ये यहां से शुरुआत जो है वो हो जाती है। इसको प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है जी,
प्रस्थान का अर्थ आपको पता होगा, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जहां से हम स्टार्ट करते हैं, तो इसको हिंदी साहित्य का प्रस्थान बिंदु भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, किसको कहा जाता है, तासी के ग्रंथ को। उसके बाद द्वितीय जो इसका संस्करण है वो 3 भागों में प्रकाशित हुआ। प्रथम जो 2 भाग हैं वो 1870 और उसके बाद जो तीसरा भाग है वो 1871। ये आपको सन और संस्करण और इनके कितने भाग आए हैं, ये सारी चीजें ही बेटा आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। इसको आप बार बार अगर आप रिपीट करते रहेंगे हम, तो आपको अच्छे से ये याद हो जाएंगी। ऐसे इसीलिए आपको इसको एक नोट्स में भी जब आपको प्रोवाइड किया जाएगा तो इसी प्रकार से आपको सूची के रूप में ही प्रदान किया जाएगा, ताकि आप उनको बार बार रिवाइज कर सको और उसको याद कर सको, ठीक है जी। प्रकाशक कौन थे, द ओरिएंटल ट्रांसलेशन कमेटी आयरलैंड। अब ये देखिए, अभी तक हमारे भारत में छापा खाना जो था वो नहीं आया था, छापे खाने का जो प्रवेश था वो नहीं हुआ था। तब ये जो ग्रंथ है उस समय आयरलैंड से छपा था, ठीक है जी। आयरलैंड में हिंदी साहित्य से संबंधित, देखिए अब ये विचित्र बात जो देखिए, क्योंकि अंग्रेज उस समय तक आ चुके थे हमारे भारत में, और जब उन्होंने साहित्य को, हिंदी साहित्य को अध्ययन किया तो उन्होंने देखा कि इसके इतिहास का जो एक हमारे पास एक ब्यौरा होना चाहिए कि हिंदी साहित्य का इतिहास जो है वो कैसा है या कौन कौन से कवि हैं। तो एक फ्रेंच विद्वान थे गारसा तासी, उन्होंने एक अध्ययन किया हिंदी के जो साहित्य के ऊपर, और फिर अपने अध्ययन को उन्होंने आयरलैंड में जाकर छपवाया, और ये हमारा प्रथम जो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के इतिहास में जो सर्वप्रथम ग्रंथ के रूप में हमारे सामने ये आता है। उसके बाद है हमारे पास इसकी जो प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, देखिए ये मूल फ्रेंच भाषा में था, ये मैंने आपको बता दिया था। ये यहाँ पे अब बहुत ही जो मुख्य बिंदु हैं या महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो आपको यहाँ पे मैं बता देना चाहती हूँ। जब ये पुस्तक प्रकाशित हुई गारसा तासी की, तो उस समय मौलाना करीमुद्दीन थे, जो ये क्या थे, ये दिल्ली कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो उस समय 1800, देखिए दूसरा जो इनका संस्करण था वो आपको पता होगा 1847 में आया था। तो 48 में इन्होंने क्या किया, इस रचना को उर्दू में अनुवादित किया, ठीक है जी, उर्दू में अनुवादित किया। अब यहां पे हमें ये चीज समझनी होगी कि जो मौलाना करीमुद्दीन थे, उन्होंने केवल तासी के ग्रंथ का अनुवाद किया, कोई मौलिक ग्रंथ या कोई मौलिक रचना नहीं की, ठीक है जी। तो यहां पे अगर हमारे पास प्रश्न आ जाता है कि वो कौन से रचनाकार हैं या वो कौन से साहित्यकार हैं जिन्होंने प्रथम प्रयास किया, वो भारतीय कौन थे जिन्होंने प्रथम प्रयास किया हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए, तो वहां पे मौलाना करीमुद्दीन आएगा। पर इनकी जो रचना है वो मौलिक नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। ये क्या है, अनुवाद के रूप में, तासी के ग्रंथ के अनुवाद के रूप में क्या कहते हैं इसको पहली, देखो इतिहासकार कुछ मानते हैं इसको मौलिक रचना मानते हैं, पर ये मौलिक रचना नहीं है, ये क्या है, उनकी अनुदित रचना है, तासी के ग्रंथ का अनुवाद है। उसके बाद देखिए ये 1953 में डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने, जो प्रयाग विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे, उन्होंने क्या, हिंदी साहित्य का इतिहास, तासी के ग्रंथ के अनुवाद किया हिंदी में। अब पहले उर्दू में अनुवाद हुआ तासी के ग्रंथ का, अब हम देखते हैं कि हिंदी में अनुवाद हुआ, किसने किया, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने किया, जो कि क्या थे, हिंदी विभाग के प्रोफेसर थे। अब यहाँ पे आपके पास 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं बेटा, आपको ध्यान रखने हैं। एक तो मौलाना करीमुद्दीन ने उर्दू में अनुवाद किया, और हिंदू साहित्य के इतिहास के नाम से लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने हिंदी में तासी के ग्रंथ का अनुवाद किया, ठीक है जी। उसके बाद है एक विदेशी विद्वान द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम, ठीक है, जिसने भारतीय विद्वानों को भी हिंदी साहित्य के इतिहास की क्या दी, प्रेरणा दी। अब यहाँ पे क्या हो गया, जब एक हमारे पास एक एग्जाम्पल सेट हो गई, जब हमारे पास एक आधार ग्रंथ था, तो उसके बाद हमारे जो भारतीय विद्वान थे
उनको भी पता चला कि हम भी अपने जो हिंदी साहित्य के इतिहास के लेखन में प्रयास जो है वो कर सकते हैं। उन्हें प्रेरणा मिली और आगे फिर ये परंपरा शुरू हो गई। चलिए उसके बाद क्या, इस देखो ये पुस्तक बनी, उसके बाद इसकी कुछ कमियां भी थी। सबसे पहले तो इसमें कोई भी काल विभाजन जो है वो नहीं किया गया था। मैंने आपको पहले भी बताया कि इन्होंने काल क्रम के अनुसार नहीं, वर्ण क्रम के अनुसार कबीर को भी, केशव को भी एक ही उसमें रख दिया, कैटेगरी में रख दिया। तो वहां पे इन्होंने काल क्रम कुछ भी नहीं किया। आदि काल के कवि कौन से हैं, भक्ति काल के कौन से हैं, ये इन्होंने कुछ भी वर्णन नहीं किया। ठीक है, काल क्रम का इन्होंने ध्यान नहीं दिया। और ये क्या है, युगीन जो प्रवृत्तियां हैं, जैसे कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल करते हैं कि उस युग में कौन सी प्रवृत्तियां थी, इसका भी कोई अध्ययन इनके ग्रंथ में नहीं हुआ। तो इस कमियों के कारण इस ग्रंथ की क्या बाद में आलोचना भी हुई, और जो आगे जो और ग्रंथकार थे या और जो इतिहासकार थे, उन्होंने फिर अपने ग्रंथों में इस चीज का ध्यान रखा। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं ठाकुर शिव सिंह सेंगर। ये द्वितीय जो भारतीय हैं, अभी ये जो विद्वान हैं ये भारतीय हैं, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, भारतीय विद्वान हैं ये, ठीक है जी, जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रयास किया। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि कौन से विद्वान हैं जिन्होंने सबसे पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन का प्रयास किया, तो तासी आएगा। अगर आपको पूछ लिया जाए वो कौन से भारतीय हैं जिन्होंने किया है, तो वो आएगा शिव सिंह सरोज या शिव सिंह सेंगर। शिव सिंह सरोज इनकी रचना है, ठीक है जी। अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि कौन से भारतीय हैं जिन्होंने तासी के ग्रंथ का सबसे पहले अनुवाद किया, तो वो आएगा मौलाना करीमुद्दीन। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि हिंदी में हिंदी साहित्य के इतिहास की रचना करने वाले जो सबसे पहले विद्वान थे वो थे शिव सिंह सेंगर। यहां पे आप देख लीजिए, दूसरा प्रयास है इतिहास लेखन की दृष्टि से, इनका दूसरा प्रयास है, परंतु किसी भारतीय विद्वान के द्वारा ये क्या है, प्रथम प्रयास है। इतिहास लेखन की दृष्टि से दूसरा प्रयास है, पहला तासी ने किया, उसके बाद शिव सिंह सरोज सेंगर ने किया, शिव सिंह सरोज के रूप में, पर किसी भारतीय द्वारा किया गया ये प्रथम प्रयास है। ये इनकी रचना है शिव सिंह सरोज 1883 में, ठीक है जी। द्वितीय संस्करण आया इसका। प्रथम जो संस्करण था वो यहां पे ये देखिए, इसके ना सन से संबंधित बहुत बार ये जो गलती बच्चे कराते हैं कि जी दोनों ही कई बार ऑप्शन में दे दिए, ये भी दे दिया और ये भी दे दिया, तो आप इसको चुनेंगे बेटा। अगर आपको पूछिए कि सर्वप्रथम कब हुआ, तो आप इसको चुनेंगे, ठीक है। पर इसका जो प्रमाणिक संस्करण है या इसका जो सही, अब यहां पे देखिए बहुत सी कमियां थी, जो पहला जो था वो क्या था, उसमें बहुत सी कमियां थी, और संशोधन के पश्चात ये 1883 में इसका पुण्य प्रकाशन हुआ, और इसको ही इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो माना जाता है, क्योंकि जो पहले वाला था वो गलतियों के साथ था और उसका प्रकाशन का कोई लाभ जो ज्यादा नहीं हुआ, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं, हाँ जी, नवल किशोर प्रेस लखनऊ की तरफ से इसका प्रकाशन किया गया। इसमें देखिए कितने कवियों की, अभी यहां पे देखिए कवियों की भी बात की गई है, कितने कवियों का जो जिक्र इसमें किया गया, या कितने कवियों की, लेखकों का जीवन चरित्र इसमें बताया गया। इसमें भी काल विभाजन का कोई ध्यान नहीं रखा गया था, ये मैं आपको पहले ही बता देती हूं। केवल कवियों का संकलन किया गया था कि कौन कौन से कवि हैं। 1003 कवि हैं, ठीक है जी, और इसमें से जो सारे कवि थे वो हिंदी और उर्दू के मिश्रित कवि थे। और ये सबसे यहां पे देखिए इन्होंने जन्म, मृत्यु काल, रचना इत्यादि सारी चीजों का विस्तार से इन्होंने क्या किया था, प्रयास किया था उनको समझाने के लिए, बताने के लिए, ठीक है जी। क्या है देखिए इसकी उपलब्धियां क्या है, इसमें एक तो एक संपूर्ण एक राह आसान हो गया, जो आने वाले जो साहित्यकार थे उनका राह आसान हो गया, और ये हिंदी भाषा में रचित था सर्वप्रथम इतिहास ग्रंथ, ठीक है। तो आपको ये कवियों से संबंधित भी पूछा जा सकता है कि कितने कवि थे,
ठीक है जी। कितने कवि थे, तो वो भी आपको पूछा जा सकता है, और ये भी पूछा जा सकता है कि हिंदी भाषा में कौन सा था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। और काल विभाजन का इसमें प्रयास नहीं किया गया, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही। और इसमें भी वर्णमाला के क्रम के अनुसार, जब आप वर्ण क्रम पद्धति कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि तासी और शिव सिंह सेंगर का जो ग्रंथ है उसमें वर्ण क्रम के अनुसार लेखकों और कवियों को रखा गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद है घटनाओं का संकलन है, ठीक है जी। ज्यादा इसमें अब ये आचार्य अभी जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, उन्होंने इस ग्रंथ की बहुत आलोचना की है। उन्होंने इसे वृत्त संग्रह कहा है। वृत्त संग्रह का क्या अर्थ होता है, जिसमें केवल बड़ा संग्रह, जिसमें केवल एकत्रित किया गया है, पर उस समय क्या स्थितियां थी, क्या परिस्थितियां थी, इस बात का कोई भी जिक्र नहीं किया गया। इन्होंने देखिए प्रारंभिक सीमा जो क्या है मानी है, प्रारंभिक सीमा विक्रमी की 770 से ये शुरू मानते हैं कि जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो शुरू हो जाता है। हिंदी का जो साहित्य है वो यहां से शुरू होता है। और पहला कवि पुष्पदंत को माना है। इसको पुष्पदंत, पुंड, पुष्प भी कहा है, ठीक है। तो अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि शिव सिंह सेंगर या शिव सिंह सरोज के अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन सा है, तो आप लिखोगे पुष्पदंत, पुंड, या ये तीनों में से कोई एक ऑप्शन में होगा तो आप उसको चुनोगे, ठीक है जी। अब यहां पे एक और ग्रंथ हमारे सामने आता है। कुछ जो आलोचक हैं या कुछ जो विद्वान हैं वो महेश दत्त शुक्ल, पंडित महेश दत्त शुक्ल का एक ग्रंथ है का भाषा काव्य संग्रह, भाषा काव्य संग्रह। इसको शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ से पहले की रचना मानते हुए प्रथम जो रचना है वो इसको मानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में। पर ये जो कुछ ही लोग हैं जो इसको मानते हैं, सर्वमान्य रूप से शिव सिंह सेंगर को ही प्रथम इतिहासकार हिंदी में जो भारतीय के रूप में माना गया है। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आपने शिव सिंह सेंगर को ही आपने चुनना है, ठीक है जी। उसके बाद आ जाता है ग्रियर्सन का ग्रंथ आ जाता है। ग्रियर्सन ये भी एक अंग्रेज थे, अंग्रेजी विद्वान थे, और इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास का सर्वप्रथम, अब देखिए यहां पे ये इनको ग्रियर्सन, किशोरीलाल जो गुप्त है वो ग्रियर्सन को मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ग्रियर्सन ने सबसे पहले काल विभाजन किया। काल विभाजन जो हम देखते हैं ना कि आदि काल है, भक्ति काल है, इसने उस रूप में नहीं किया। चारण काल, आगे हम दिखाएंगे आपको इनका काल। पहले जो दो ग्रंथ है उसमें कोई भी काल विभाजन की बात जो नहीं हुई है, उसमें केवल कवियों की, कब उनका जन्म हुआ, कब उनकी मृत्यु हुई, कौन सी उनकी रचनाएं हैं, उसकी बात हुई है। पर जो ग्रियर्सन का जो ग्रंथ है वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि सबसे पहले इन्होंने काल विभाजन की जो बात है वो की है कि जो साहित्य है उसको अलग अलग कालों में बांटा है, ठीक है जी। वो कौन कौन सा है इनके जो काल विभाजन में, यहाँ पे और भी कुछ महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो आपको देखनी जरूरी है। इनकी जो रचना है वो क्या है, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ठीक है जी, ये इनकी रचना का नाम है। और इसमें हिंदुस्तान की आधुनिक भाषा का साहित्य, इसका हिंदी अनुवाद है। ये भी प्रश्न पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि किसका प्रकाशन ऑफ है, ये कि इसका प्रकाशन जो है वो कहां से किया गया, तो वो है रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल के द्वारा इसका जो प्रकाशन जो था वो किया गया था। पहले एक पत्रिका के विशेषांक के रूप में ये प्रकाशित हुआ था, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर नॉर्दर्न हिंदुस्तान। उसके बाद इसको 1899 में इसको एक पुस्तक के रूप में प्रकाशित कर दिया गया। तो यहां पे आपको इसका प्रकाशन वर्ष, ठीक है जी, और नाम, और क्या इसमें मुख्य चीज है वो है इसका काल विभाजन। अंग्रेजी भाषा में ये रचा गया है, ठीक है जी। और सबसे पहले इसमें जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया, ये देखिए, ठीक है जी, काल विभाजन आगे हम देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहां पे इन्होंने
952 कवियों के जीवन चरित्र की जो बात की गई है 952। अब यहाँ जो शिव सिंह सेंगर थे उन्होंने 1003 की थी। ठीक है जी, यहाँ पे ग्रियर्सन के ग्रंथ में 952 कवियों की जीवन चरित्र को दिखाया गया है। और यहाँ पे ये चीज भी ध्यान देने की बात है कि जो शिव सिंह सेंगर से 886 कवि हैं वो शिव सिंह सेंगर में भी सेम है और इसके ग्रंथ में भी, ग्रियर्सन के ग्रंथ में भी सेम है। केवल 66 नए कवियों का इन्होंने समावेश किया है अपने ग्रंथ में। उसके बाद है, हाँ जी, उसके बाद इन्होंने कालक्रम के अनुसार स्थान दिया है साहित्य में। ठीक है जी, ये देखिए अब यहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने काल क्रम में साहित्य को विभाजित किया है। सबसे पहले इन्होंने कहा है कि चारण काल जो हमारे सामने आता है, उसके बाद है 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, जैसी की प्रेम कविता, ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, ठीक है जी, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य। ठीक है, विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, नाम भी आपको याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपको क्या याद रखना है, आपको ये याद रखना है कि कितने भागों में या कितने रूपों में, ये शीर्षक भी हैं, ये इनके पाठ हैं, ये इनके चैप्टर हैं इनकी पुस्तक के। तो यहाँ पे आपको ये रखना है कि 11 भागों में ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया। ठीक है जी, तो ये आपको याद रखना है और कुछ भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सबसे पहले ग्रियर्सन ने प्रयास किया और उसके बाद उन्होंने 11 भागों में इसको बांटा हिंदी साहित्य के इतिहास को। चलिए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है, अब यहां पे भी देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसकी भी आलोचना करते हुए इसको बड़ा वृत्त संग्रह कहा, क्योंकि देखिए शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ शिव सिंह सरोज की आलोचना जो हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा की गई है, तो उसी को आधार मानते हुए जो ग्रियर्सन का ग्रंथ है उसमें भी आपने देखा है कि उसी से कवि जो है वो लिए गए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी इस आधार पे उसकी भी आलोचना करते हैं और उसके ग्रंथ को भी एक बड़ा वृत्त संग्रह कहते हैं। देखिए अब हम यहाँ पे एक और महत्वपूर्ण तथ्य को, हम कहते हैं ना कि हमारे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कौन सा है, स्वर्ण काल कौन सा है, भक्ति काल। पर किसने कहा, कब कहा, किस ग्रंथ में कहा, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ग्रियर्सन ने ही सबसे पहले हिंदी साहित्य के भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा और इसकी जो समय सीमा है वो निर्धारित करने का प्रयास सबसे पहले किसने किया, ग्रियर्सन ने किया। उसके बाद हमारे पास आते हैं श्याम सुंदर दास। अब ये जो ग्रंथ है वो किस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका में पढ़ते हैं तो उन्होंने कुछ ग्रंथों का जिक्र किया है, जिसमें से श्याम सुंदर दास जी का ग्रंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविद रत्नमाला। ठीक है जी, कोविद रत्नमाला, इसका प्रयोग उन्होंने अपने ग्रंथ की रचना के लिए किया है। ये एक आधार ग्रंथ के रूप में उन्होंने प्रयोग किया है। इसका प्रकाशन वर्ष जो है वो 1909 और 1914 है। दो भागों में ये जो प्रकाशित हुआ है कोविद रत्नमाला, ये भी वही कवियों का संकलन इसमें किया गया है और उस समय के जो कवि हैं उनके साहित्य की मुख्य विशेषताओं को इसमें संकलित किया गया है। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं मिश्र बंधु। मिश्र बंधु 3 भाई थे, गणेश बिहारी मिश्र, ठीक है जी, श्याम बिहारी मिश्र, ये यहाँ पे दिख नहीं रहा, ये है सुखदेव बिहारी मिश्र। ठीक है, तो आपको इनके नाम जो है वो पता होने चाहिए। 3 भाई थे, इन्होंने भी हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा में एक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। और इनका जो ग्रंथ है वो है, इनकी रचना है मिश्र बंधु विनोद। 4 भागों में ये रचना है। ठीक है, और कब कब ये प्रकाशित हुई, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस रचना को लिखने की शुरुआत कब से हुई। तो ये शुरुआत वो 1900 में सरस्वती में सबसे पहले इन्होंने प्रकाशित किया कि हम इनका वक्तव्य आया कि हम एक ऐसा ग्रंथ लिखेंगे जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास के बारे में हमें पता चले। ठीक है, तो इसका प्रकाशन जब
पहला, दूसरा और तीसरा भाग है उसका प्रकाशन 1913 में और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ, पर इसका जो कार्य है वो 1900 ईस्वी में ही शुरू हो गया था। मतलब उन्होंने इतना ज्यादा लंबे समय के बाद इसका प्रकाशन किया, लगभग 13 साल के बाद। तो बहुत ज्यादा डिटेल में इनका खोज कार्य चला, इनका रिसर्च वर्क चला और उसके बाद इन्होंने अपना ये ग्रंथ प्रकाशित किया, मिश्र बंधु विनोद। ठीक है, इसके 4 भाग थे, पहले 2 भाग। ये भी प्रश्न आ जाता है कि चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, मिश्र बंधु विनोद का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि 1934 में इनका चौथा भाग प्रकाशित हुआ और पहले 3 भाग जो 1913 में प्रकाशित हो गए थे। ठीक है जी, इंडियन प्रेस प्राग से यह प्रकाशित हुआ था। ठीक है जी, लगभग 5000 कवियों को स्थान गया। अब देखिए ये आंकड़ा देखिए अब कितना बढ़ गया। शिव सिंह सेंगर के जो ग्रंथ में 1000 था, ग्रियर्सन के ग्रंथ में 952 था, पर यहाँ पे देखिए लगभग 5000 कवि है। तो इसीलिए इन्होंने इतना लंबा समय लिया और इतना बड़ा कार्य किया कि 5000 कवियों को इन्होंने संकलित किया, अपने ग्रंथ में स्थान दिया। वास्तविक संख्या इतनी है, ये संख्या से संबंधित प्रश्न जो है वो आपको नहीं पूछा जाएगा, लगभग में भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है जी, उसके बाद इन्होंने कवियों में तुलनात्मक अध्ययन किया, तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग करते हुए इन्होंने साहित्य की रचना की। ठीक है जी, उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में इतिवृत्तात्मक लेखन, इतिवृत्तात्मकता ये आगे हम इस आदिकाल की प्रवृत्ति में भी पढ़ेंगे। इतिवृत्तात्मकता होती है जिसमें साहित्य में परंपरा को, संस्कृति को और कवियों के प्रवेश को भी ध्यान दिया जाए। ठीक है जी, उसके बाद राम कुमार वर्मा के अनुसार है, ये राम कुमार वर्मा ने कहा है कि इन्होंने इतिवृत्तात्मक लेखन किया है। ठीक है जी, उसके बाद हम बात करेंगे कि इन्होंने भी, अब यहां देखिए ये जो सिमिलर चीज है, अब आपको जोड़ के चलना है। ये शिव सिंह सेंगर के ग्रंथ में भी पुंड या पुष्य कवि को प्रथम कवि माना गया था और यहां पे भी मिश्र बंधुओं ने भी इसको पहला कवि माना है। ठीक है जी, उसके बाद देखिए कितना व्यापक इनका जो ग्रंथ है, 2250 पृष्ठ हैं इसमें। ठीक है जी, और उसके बाद एक और महत्वपूर्ण जो ग्रंथ है इनका वो है हिंदी नवरत्न। ठीक है, हिंदी नवरत्न। तो यहां पे इन्होंने हिंदी नवरत्न एक अलग ग्रंथ है, ये उससे संबंधित नहीं है। हिंदी साहित्य के जो इतिहास के साथ संबंधित जो ग्रंथ है वो तो इनका है मिश्र बंधु विनोद, और हिंदी नवरत्न जो इनका ग्रंथ है वो उसमें इन्होंने ये 9 जो कवि हैं उनको संकलित किया है और इसी क्रम में इन्होंने संकलित किया है। ठीक है, चलिए हाँ जी, उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास राम नरेश त्रिपाठी। राम नरेश त्रिपाठी ये भी क्यों महत्वपूर्ण है कविता कौमुदी, क्योंकि इसका जिक्र भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास के आधार ग्रंथ के रूप में होता है। राम नरेश त्रिपाठी की कविता कौमुदी, जिसका प्रकाशन जो है वो 1917 में हुआ है और इसमें 49 कवियों की कविताओं का दिग्दर्शन है। ठीक है, भारतेंदु के पूर्व मतलब रीतिकालीन भी कुछ कवि इसमें आ जाते हैं और आधुनिक काल के जो कवि हैं वो 49 जो हैं वो भी आ जाते हैं। अब ये जो रचना है कविता कौमुदी, इसमें उनकी कविताएं उनको संकलित किया गया है, जैसे ग्राम गीत हैं। ठीक है, ब्याह शादियों में जो गाए जाते हैं गीत, कविताएं हैं, उनको संकलित करने का प्रयास राम नरेश त्रिपाठी जी द्वारा किया गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे जो बाकी जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे उनकी बात कर चुके हैं। अब हमारे पास आते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का ग्रंथ। अब यहाँ पे देखिए, सच्चे अर्थ में हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का विकास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के द्वारा किया जाता है। अब यहाँ पे सच्चे अर्थ में हमारे सामने शब्द आ गया, सच्चे अर्थ में। तो अगर आपके पास प्रश्न इस तरह से ही पूछा जाए कि सच्चे अर्थ में, ठीक है, सर्वप्रथम नहीं, सच्चे अर्थ में, तो सच्चे अर्थ में किसका नाम आएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का नाम आएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के तरफ से जो इस ग्रंथ का प्रकाशन जो है वो हो चुका है। कब हुआ है? 1929 में इसका प्रकाशन हुआ है। पहले ये जो ग्रंथ था वो हिंदी शब्द सागर एक ग्रंथ नागरी प्रचारणी सभा
के द्वारा प्रकाशित किया गया था हिंदी शब्द सागर, उसकी भूमिका के रूप में इस ग्रंथ को लिखा गया था। मतलब उसकी भूमिका के रूप में उन्होंने एक हिंदी साहित्य का इतिहास बताया था, उसको फिर एक व्यापक करते हुए उसमें और चीजों का समावेशन करते हुए उन्होंने एक स्वतंत्र जो ग्रंथ के रूप में जो इसका प्रकाशन है वो 1929 में किया। अब यहाँ पे देखिए ये जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी भी, अब जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को देखते हैं, उसके काल विभाजन को देखते हैं, तो इसी को ही सब प्रमाणिक, जो प्रमाणिक काल विभाजन है वो इसको ही मानते हैं। ठीक है जी। आदिकाल, फिर उसके बाद आ जाता है पूर्व मध्यकाल, उसके बाद आ जाता है उत्तर मध्यकाल, उसके बाद आ जाता है आधुनिक काल। अब यहाँ पे एक चीज का ध्यान देने की जरूरत है, देखिए साथ साथ इन्होंने दो नाम दिए हैं। ठीक है, आदिकाल को वीरगाथा काल भी कहा है, विक्रमी सम्मति। अब यहाँ पे ये चीज आप ध्यान रखना है कि जो विक्रमी सम्मति में इनका जो काल विभाजन है, कई बार आपको प्रश्न पूछ लिया जाएगा, अगर आपको प्रश्न में इस तरह से ऑप्शन में दिया हो 1850 ईस्वी, तो बच्चे क्या गलती कर देते हैं, बच्चे ये नहीं ध्यान रखते कि जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, उन्होंने जो अपना काल विभाजन किया है वो ईस्वी सन में नहीं, विक्रमी संवती में किया है। अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य के इतिहास का जो आदिकाल है उसकी समय सीमा क्या है, और आपको उत्तर में ये दे दिया गया, तो ये बेटा गलत है ऑप्शन, ये सही है। आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि विक्रमी सम्मति में उन्होंने विक्रमी सम्मत में जो उन्होंने अपना काल विभाजन किया है, और आपको इस चीज का ध्यान जो है वो रखना है, जो ईस्वी सन वाले ऑप्शन होंगे वो पहले ही आप निकाल दोगे तो आपको आसानी होगी उत्तर देने में। दोहरा नामकरण किया है इन्होंने। ठीक है जी। काल विभाजन में वीरगाथा काल कहा है, आदिकाल को, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल को दो भागों में बांटा है, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को भक्ति काल, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल कहा है, आधुनिक काल को इन्होंने गद्य काल कहा है, क्योंकि गद्य का आविर्भाव जब जो हम देखते हैं वो आधुनिक काल में ही होता है। उसके पहले भी गद्य के जो कुछ नमूने हैं जो मिलते हैं उनका वर्णन भी इन्होंने अपने ग्रंथ में किया है। अब यहाँ पे हम महत्वपूर्ण चीजें जो इनके ग्रंथ से हमें मिलती है, अब ये अपभ्रंश साहित्य को बिल्कुल अलग कर देते हैं हिंदी साहित्य से। अब तक के जो साहित्यकार थे, अब तक के जो इतिहासकार थे, वो क्या कर रहे थे, अपभ्रंश के साहित्य को भी हिंदी साहित्य में सम्मिलित कर रहे थे, शामिल कर रहे थे। पर जब हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ में देखते हैं तो इन्होंने अपभ्रंश के साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग करते हुए उसको पूर्व पीठिका के रूप में रखा है कि इससे पहले हिंदी साहित्य से पहले जो साहित्य चल रहा था वो कौन सा था। उसके बाद है किसी कालखंड में इन्होंने क्या कहा है, रचना और ग्रंथों के प्रसिद्धि के आधार पर उनका विभाजन किया। इन्होंने सभी लेखकों कवियों को नहीं सम्मिलित किया, जो प्रसिद्ध थे, जो महत्वपूर्ण थे, केवल उन्हीं रचनाओं को इन्होंने महत्व दिया है अपने ग्रंथ में। ठीक है जी। पहचाना है और केवल 1000 कवियों को साहित्यिक महत्व पहचाना है। ठीक है, ऐसे नहीं कि उस समय में अगर 1 लाख कवि थे, 1 लाख लेखक थे तो सबको सम्मिलित कर ले, नहीं। इन्होंने देखा कि उस समय कौन सी रचना प्रसिद्ध थी, इन्होंने देखा कि कौन सी रचना का महत्व साहित्यिक दृष्टि से ज्यादा था या किसे हम साहित्यिक रचना कहेंगे, उसके आधार पर केवल 1000 कवियों के जीवन चरित्र का इन्होंने वर्णन किया है। इस पुस्तक में शुक्ल जी ने निम्न ये ग्रहण किया है। अब ये जो है ये यहाँ पे गलती हो गई है, एक ये यहाँ नीचे आना था। ठीक है, ये जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास की ये जो पुस्तकें हैं, ये देखिए, मिश्र बंधु विनोद हिंदी, ये मैंने आपको पहले ही बताया है कि मिश्र बंधु विनोद को वैसे तो इन्होंने इसकी आलोचना की है वृत्त संग्रह कहते हुए, और मिश्र बंधु को इन्होंने परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। संकलनकर्ता, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं जी को कहा है परिश्रमी संकलनकर्ता, और इनके ग्रंथ की आलोचना भी की है। पर ये फिर भी कहते हैं कि इन्होंने बहुत जो परिश्रम से के साथ, मेहनत के साथ ये एक संकलन जो है वो तैयार किया है, और वहां से भी इन्होंने कुछ कवियों का जो आधार है वो ग्रहण किया है। श्याम सुंदर दास की कोविद रत्नमाला, ठीक है जी, राम नरेश त्रिपाठी की कविता कुमुदी,
ठीक है जी। उसके बाद है ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि की रचना है, ये ब्रज माधुरी सार वियोगी हरि जी की रचना है। तो इन ग्रंथों से इन्होंने आधार, अब ये जो मैं बता रही हूं आपको, ये इन्होंने अपनी भूमिका में मेंशन किया है। बेटा अगर आप हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ पढ़ोगे इनका, तो इनकी भूमिका में इन्होंने बताया है कि मैंने कौन कौन से ग्रंथों से ये जो अपना मटीरियल है वो लिया है। और आपको वो पढ़ने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया है कि ये 4 जो इनके आधार ग्रंथ के रूप में इन्होंने ग्रहण किया है, जिससे इन्होंने मटेरियल लिया है, जिससे इन्होंने सामग्री ली है। ठीक है जी। अब रंगे राघव जी जो है वो क्या है, वो जातीयता का आरोप लगाते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ऊपर, और कहते हैं कि इन्होंने शुद्ध ब्राह्मण की दृष्टि से देखा है हिंदी साहित्य के इतिहास को। ठीक है, तो ये रंगे राघव जी का अपना एक विचार है, अपना एक मत है। इनकी आलोचना करते हुए वो कहते हैं कि इन्होंने जो केवल हिंदूवाद को प्रमोट किया है अपने ग्रंथ में, बाकी जो महत्वपूर्ण कवि थे जो इन्होंने छोड़ दिए हैं। ठीक है जी। उसके बाद हजारे प्रसाद द्विवेदी जी जो इनके बाद या उसी समय के इनके समकालीन ही एक इतिहासकार हैं, वो भी एक जगह लिखते हैं कि शुक्ल जी ने एक प्रथम बार हिंदी साहित्य के इतिहास को कई वृत्त संग्रह की परिपाटी से बाहर निकाला। अब यहाँ पे देखिए वही शब्द बार बार आ रहा है, वृत्त संग्रह, वृत्त संग्रह। वृत्त संग्रह शब्द का प्रयोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो हमारे शिव सिंह सेंगर है उनके ग्रंथ के लिए भी किया, ग्रियर्सन के ग्रंथ के लिए भी किया, और गारसा दत्तासी के ग्रंथ के लिए भी किया। उन्होंने कहा कि ये जो इससे पहले के जो इतिहासकार थे वो केवल क्या कर रहे थे, वो केवल कवियों और लेखकों के जीवन चरित्र का एकत्रित करने का काम कर रहे थे। साहित्य की दृष्टि से या साहित्य के इतिहास की दृष्टि से ये कोई भी महत्वपूर्ण कार्य नहीं था, क्योंकि उन्होंने केवल कवियों के जीवन चरित्र को ही सामने रखा। उस समय के साहित्य की क्या परिस्थिति और क्या प्रवृत्तियां थी इसका अध्ययन उन्होंने नहीं किया। ठीक है, तो यहां पे उन्होंने ये चीज क्लियर की है कि हजारे प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या कर दिया, इसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या किया, उसको जोड़ दिया परिवेश के साथ, परिस्थितियों और प्रवृत्तियों के साथ। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आपने ये ध्यान रखने हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ के संबंध में। उसके बाद है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। अब जी ये जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा है ये समाजशास्त्री हैं, समाजशास्त्री हैं। ठीक है जी, समाजशास्त्री हमने एक पद्धति पढ़ी थी पहले, समाजशास्त्रीय पद्धति। तो इनका जो ग्रंथ है वो समाजशास्त्रीय और वैज्ञानिक पद्धति को आधार बनाते हुए इन्होंने अपना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास ग्रंथ जो है वो लिखा है, जो इसका प्रकाशन वर्ष है वो है 1838। ठीक है जी, और पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है। उसके बाद इन्होंने काल विभाजन जो किया है वो भी देखिए, यहाँ पे देखने की जो महत्वपूर्ण बात ये है कि आदिकाल को चारण काल और उससे पहले का जो अपभ्रंश साहित्य है उसको ये संधि काल कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपको प्रश्न पूछ लिया जाए कि जो हमारे राम कुमार वर्मा जी हैं वो आदिकाल को कौन सा नाम देते हैं, तो आप संधि काल और चारण काल दोनों को ही उसमें सम्मिलित करोगे। ठीक है जी, संधि काल भी कहते हैं ये, चारण काल भी कहते हैं, क्योंकि जब समय सीमा के आधार पे अगर हम देखें तो इसी समय सीमा के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य का अध्ययन हम करते हैं। ठीक है, 1750 विक्रमी संवत। अब यहां पे भी देखिए विक्रमी संवत में ये काल विभाजन किया गया है, तो यहां पे आपको ध्यान रखना है। अगर ईस्वी में आ जाता है तो मैंने आपको फॉर्मूला बता ही दिया है कि उसमें से आपने 57 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो आपके पास विक्रमी संवत आ जाएगा। ठीक है जी, आधुनिक काल का जो इन्होंने 1900 से अब तक मतलब उस समय तक का जो साहित्य है उसको रखा। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है, जो इनकी जो ये रचना है अगर आप ने देखी है या देखी नहीं है तो मैं आपको बता देती हूं कि इन्होंने केवल 1693 से लेके 693 ईस्वी से लेके 1693, यहाँ पे देखिए ईस्वी आ गया क्योंकि मैंने आपको बताया है कि विक्रमी संवत से हम 57 माइनस कर देंगे तो हमारे पास ईस्वी सन आ जाएगा। तो ईस्वी सन के आधार पे हम कह रहे हैं कि 1693 ईस्वी से लेके 693 ईस्वी से लेके 1693 ईस्वी तक का ही इन्होंने साहित्य का अध्ययन किया, मतलब
भक्ति काल तक ही इनके ग्रंथ में केवल भक्ति काल तक के साहित्य का अध्ययन किया गया है। ये जो दो काल हैं, इनका इन्होंने काल विभाजन तो किया है, पर इसका कुछ भी उल्लेख या कुछ भी मटेरियल, कोई भी सामग्री इनके ग्रंथ में नहीं मिलता। तो ये क्या है, एक अधूरा हमारे पास एक ग्रंथ है, एक अधूरी कृति है, जिसमें हम केवल दो कालों का अध्ययन जो है वो कर सकते हैं, आदि काल और भक्ति काल का। रीति काल और आधुनिक काल से संबंधित सामग्री जो है वो हमें यहां से नहीं मिल सकती। ठीक है जी। इन्होंने शुक्ल काल का जो वीर गाथा काल है, मैंने आपको बताया, आदि काल को ये चारण काल और संधि काल कहते हैं। तो वीर गाथा काल को चारण काल कहा है। यह प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि वीर गाथा काल को चारण काल किसने कहा, तो आप क्या कहोगे, रामकुमार वर्मा जी ने। ठीक है जी। और अपभ्रंश काल को, ठीक है, संधि काल, अपभ्रंश की रचनाओं को क्या कहा है इन्होंने, संधि काल। तो यह भी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद है अपभ्रंश की बहुत सारी सामग्री समेट लेने के कारण पहले कवि स्वंभू, ठीक है, स्वंभू को। अब आपको यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि रामकुमार वर्मा जी के अनुसार या रामकुमार वर्मा किसे हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं, तो आप कहोगे स्वंभू। स्वंभू जो है वो एक जैन रचनाकार हैं, जैन साहित्यकार हैं, और उनकी रचनाओं को भी इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में संकलित किया है। ठीक है जी। इन्होंने चारण काल के अंतर्गत डिंगल साहित्य, ठीक है जी, और ये एकांकी विधा के जनक थे। ये एक महत्वपूर्ण बात है, ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे जो एक और महत्वपूर्ण बात है इनके संबंध में, वो ये है, जैसे कि आपको पता ही है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने भक्ति काल को, ये वहां मैं बताना भूल गई, मैं यहां पे बता रही हूं आपको, भक्ति काल को दो भागों में बांटा है, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण। ठीक है जी। निर्गुण को आगे इन्होंने फिर बेटा दो भागों में बांटा है, ये आपने काल विभाजन में आपने किया होगा। निर्गुण को आगे इन्होंने दो भागों में बांटा है, एक है ज्ञान आश्री शाखा, एक है प्रेम आश्री शाखा। तो ज्ञान आश्री जो शाखा है, यहां पे निर्गुण की जो ज्ञान आश्री शाखा है उसको संत काव्य, और प्रेम आश्री जो शाखा है उसको सूफी काव्य। नाम जो किसने दिया था, वो रामकुमार वर्मा जी ने दिया था। तो ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि भक्ति काल में जो ज्ञान आश्री शाखा और प्रेम आश्री शाखा है, ज्ञान आश्री शाखा को संत काव्य और प्रेम आश्री शाखा को सूफी काव्य, या आपको ऐसे ही पूछा जा सकता है कि प्रेम आश्री शाखा को सूफी काव्य का नाम किसने दिया, तो आपको याद रखना है रामकुमार वर्मा जी ने। ठीक है जी। तो ये और इसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि ज्ञान आश्री शाखा को किसने दिया संत काव्य का नाम, तो वो भी रामकुमार वर्मा जी आएंगे। ठीक है। तो ये जो दो महत्वपूर्ण चीजें हैं इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास आते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की ये तीन रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। 1952 ईस्वी में इनकी ये रचनाएं प्रकाशित हुई हैं। ये सूची को आपको इसी तरीके से याद रखना है। ये तीनों रचनाएं इनकी महत्वपूर्ण हैं हिंदी साहित्य के इतिहास की दृष्टि से। उसके बाद हम देखते हैं कि इन्होंने काल विभाजन, देखिए ईस्वी सन में जो काल विभाजन हमारे पास आता है, तो इन्होंने काल विभाजन कैसे किया है, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। वही काल विभाजन लिया है इन्होंने जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिया था, क्योंकि इनका जो ग्रंथ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के ग्रंथ के बाद प्रकाशित होता है। उनका 29 में प्रकाशित हो गया था, 1929 में, और इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका वो 1940 में प्रकाशित होता है। तो इन्होंने अपने ग्रंथ में उसी कालक्रम को अपनाया है जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने किया है। आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल ईस्वी सन में इन्होंने किया है। अब ये देखिए, ईस्वी सन के आधार पर इन्होंने बहुत देर से देखा है कि जो
हिंदी जो है वो बहुत देर से हमारे सामने आती है। अपभ्रंश साहित्य को बिल्कुल ही इन्होंने अलग कर दिया है हिंदी साहित्य से। और यहाँ पे एक और जो महत्वपूर्ण, गणपति चंद्र गुप्त जो है वो इनके बारे में क्या कहते हैं कि संवती द्विवेदी जी सबसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने आचार्य शुक्ल की अनेक धारणाओं और स्थापनाओं को चुनौती देते हुए उन्हें सबल प्रमाणों के आधार पर खंडित किया है। यहाँ पे देखिए, वैसे तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चाहे आचार्य शुक्ल जी का कालक्रम अपनाया है, पर वो उनके मत से पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। उन्होंने बहुत से मतों का खंडन किया है और पूर्ण तौर से उन्होंने अपनी धारणाओं को स्थापित करने का प्रयास किया है। चलिए आगे चलते हैं। यहां पे देखिए, इन्होंने अधिक विरोधाभास या विघातों का युग कहा है। किसको कहा है? आदिकाल को। यह आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि एक तो इन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल कह के पुकारा, यह बात महत्वपूर्ण है, और एक है कि इन्होंने आदिकाल को अत्यधिक विरोधों और विघातों का, अब ये आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं विघातों का युग किसने कहा? तो वो कौन सा है? हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है जी। अब ये आप इनकी जो ये आप याद कर सकते हैं, याद कर लो। वैसे इसमें से प्रश्न जो है वो नहीं पूछा जाता। ये इनकी कहां पे इन्होंने वो की है, अपना नौकरी की है, कब इनको अवार्ड मिला, ये सारी चीजें ज्यादातर नहीं पूछी जाती, पर कई बार प्रश्न पूछने वाले के को हम नहीं कह सकते वो कहां से प्रश्न पूछ ले, पर उनकी रचनाओं से संबंधित ज्यादातर प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि इन्होंने ये महत्वपूर्ण, अपभ्रंश भाषा के कवि अब्दुल रहमान को हिंदी का पहला कवि माना है। ठीक है जी। अब ये जो कहते हैं कि जब संदेश रासक इसकी रचना है, रासक, संदेश रासक। अब ये अपभ्रंश के कवि है अब्दुल रहमान, और इनको इन्होंने पहला कवि माना है। और इसकी रचना, ये कहते हैं कि हिंदी के जो दर्शन है, जो हिंदी भाषा के जो दर्शन है, वो इसी रचना से माने जाते हैं। तो ये रचना इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, और इसके कवि को ही इन्होंने क्या कहा है? पहला कवि कहा है। अब उसके बाद हमारे पास आते हैं डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। भी यहां पे देखिए, इनकी पद्धति भी हमें यहीं पे क्लियर हो रही है। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग किया इन्होंने। प्रकाशन जो है वो 1965 में इसका हो चुका है। ठीक है जी। उसके बाद काल विभाजन देखिए। अब ये काल विभाजन बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने ईस्वी सन में काल विभाजन किया है। और ये प्रारंभिक सीमा जो है वो आदिकाल, प्रारंभिक काल कहते हैं पहली बात तो ये आदिकाल को। और इन्होंने प्रारंभिक सीमा देखिए बिल्कुल ही अलग, आचार्य शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी दोनों से ही बिल्कुल अलग प्रारंभिक सीमा जो है वो इन्होंने मानी। आदिकाल से संबंधित एक समस्या रही है कि अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग प्रारंभिक सीमा जो है वो मानी है इसकी। और ये हम आगे आपको एक सूची भी प्रदान करेंगे। जब हम इसकी आदिकाल के बारे में बात करेंगे तब आपको बताएंगे कि किस प्रकार यह समस्या जो है वो रही है। हाँ जी। उसके बाद ये देखिए, इनने ईस्वी सन में इसका विभाजन किया और ये आधुनिक काल को 1857 के बाद का जो साहित्य है उसको आधुनिक कालीन साहित्य मानते हैं, जिसे हम भारतेंदु युग के रूप में देखते हैं। तो उस साहित्य को ये आधुनिक कालीन साहित्य मानते हैं। यहाँ पे ये भक्ति कालीन साहित्य को भी 3 भागों में बांटते हैं: धर्म आश्रित काव्य, राज्य आश्रित और लोक का आश्रित काव्य। ये जो जैन कवि शैलभद्र सूरी को हिंदी का पहला कवि मानते हैं। अब यहाँ पे आपने ये चीजें हाईलाइट कर लेनी है अपने नोट्स में, बार बार इन चीजों को पढ़ना है कि किसने किसको पहला कवि माना, किसने किसको पहला कवि माना। और ये अलग से भी हम इस विषय के बारे में पढ़ेंगे। और जब हम आदिकाल के बारे में पढ़ेंगे, आदिकाल की भूमिका के बारे में पढ़ेंगे, तब मैं ये सारी चीजों आपको एक सूची के रूप में प्रदान कर दूंगी और सूची के रूप में बता दूंगी कि किसने किसको पहला कवि माना, किसने आदिकाल को क्या कहा, किसने क्या कहा। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी। जन्म काल इनका है जो 1915 है। ठीक है जी। उसके बाद है नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र जी की रचना है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये एक संपादित रचना है, हिंदी साहित्य का इतिहास। ये ग्रंथ है
अब जब हम हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ाना होता है हमने बच्चों को, तो हम इन्हीं दो ग्रंथों को, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, या नगेंद्र जी का हिंदी साहित्य का इतिहास, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की हिंदी साहित्य की भूमिका, तो इन्हीं तीन चार ग्रंथों को हम महत्वपूर्ण बिंदु के आधार पर देखते हैं, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये संपादित ग्रंथ है, नगेंद्र जी द्वारा संपादित किया गया है। रीतिकाल जो इसमें जो चैप्टर है रीतिकाल, उसका जो लिखा गया है वो नगेंद्र जी के द्वारा लिखा गया है। बाकी के जो अलग अलग अध्याय हैं अलग अलग विद्वानों के द्वारा लिखे गए हैं। ठीक है जी। उसके बाद काल विभाजन की दृष्टि से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इन्होंने आदिकाल को देखिए, आदिकाल को इन्होंने 7वीं शताब्दी के मध्य से 14वीं शताब्दी के मध्य तक माना है। ठीक है जी। उसके बाद अब ये देखिए इन्होंने कुछ भी एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, सिर्फ केवल शताब्दी लिख दी है। ठीक है। तो इन्होंने कोई भी ऐसे नहीं कहा कि 1900 से 1000 से या 1050 से, नहीं, इन्होंने शताब्दी से लिख दिया। तो यहां पे अपभ्रंश और जो हमारा अलग अलग जैन साहित्य है, नाथ साहित्य, वो सारा है इसमें सम्मिलित हो जाता है। उसके बाद भक्ति काल आता है 14वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक। उसके बाद आ जाता है रीतिकाल 17वीं शताब्दी से जो हमारे के मध्य से 19वीं शताब्दी तक। अब यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, मध्य से और अंत से ये भी ध्यान रखना है। आधुनिक काल जो है वो 19वीं शताब्दी के मध्य से अब तक, मतलब जहां तक इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा, जब इनका प्रकाशित हुआ तब तक की जो रचनाएं थी उसको इन्होंने इसमें शामिल किया है। अब यहाँ पे एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है वो देखने की ये है कि यहाँ पे जब हम आधुनिक काल पे जाएंगे, अब देखते भी हैं हम, छायावाद के बारे में पढ़ते हैं, है ना। छायावाद के बाद का जो काल है, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नवलेखन, ये विभाजन जो है वो, ठीक है ना, जागरण सुधार काल। ठीक है। तो ये जो विभाजन है, द्विवेदी युग को इन्होंने जागरण सुधार कहा। जो भारतेंदु युग है उन्होंने भारतेंदु युग को या भारतेंदु काल को इन्होंने पुनर्जागरण काल कहा। तो ये प्रश्न भी आपको पूछा जा सकता है कि भारतेंदु युग को या भारतेंदु काल को किसने पुनर्जागरण काल कहा, या द्विवेदी काल को किसने जागरण सुधार काल कहा, या छायावाद जो नाम है, या किसने जो आधुनिक कालीन साहित्य के छायावाद में विभाजित किया। शुक्ल जी के ग्रंथ में ऐसा कुछ भी नाम हमें देखने को नहीं मिलता, पर यहाँ पे इन्होंने प्रॉपर उसको वादों प्रतिवादों में, क्योंकि उस समय शुक्ल जी का जब ग्रंथ आया उस समय इतना जो नहीं था, कविता में इतना परिवर्तन नहीं था, जहां तक का समय था उन्होंने वहां तक की कविता के बारे में बताया। पर उसके बाद की जो कविता थी उसका विस्तार से अगर हम देखना चाहें वर्णन, तो हम नगेंद्र के ग्रंथ में देख सकते हैं। ठीक है जी। ये इनका जो अलग से एक ग्रंथ है रीति काव्य की भूमिका और महाकवि देव, ये अलग से इनके ग्रंथ हैं। इस पे इन्होंने शोध उपाधि पीएचडी की डिग्री की है। उसके बाद है आदिकाल को इन्होंने आक्रमणों और युद्धों के प्रभाव के मन स्थिति का प्रतिफल कहा है। ठीक है। ये जब हम आदिकाल की प्रवृत्तियां और परिस्थितियां करेंगे तब आपको पता चलेगा कि जब आदिकालीन साहित्य रचा जा रहा था उस समय के राजनीतिक सामाजिक परिवेश का कैसा था, कैसी स्थितियां थी, राजा लोग कैसे थे, समाज की स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी। तो वहां पे आक्रमण हो रहे थे, युद्ध हो रहे थे। तो इसी कारण से इन्होंने आदिकालीन साहित्य को क्या कहा है, आक्रमणों एवं युद्धों के प्रभावों की मनस्थिति का प्रतिफल। मतलब आक्रमणों और युद्धों के कारण जो लोगों के मन हैं वो कैसे हो गए हैं, उसमें से जो साहित्य निकलता है, उसका जो प्रतिफल, उसमें से जो साहित्य निकलता है उसको इन्होंने आदिकालीन साहित्य कहा है। ठीक है जी। डॉक्टर नगेंद्र साहित्य इतिहास लेखन, ये लेखक नहीं है, सबसे पहले ये क्या है, संपादक है। ये मैंने आपको बता दिया है कि इनकी जो रचना है वो क्या है, संपादित रचना है। ठीक है। तो यहां तक हमारे जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं वो पूरे हो गए हैं। 11 जो ग्रंथों के बारे में मैंने आपको बता दिया है, शुरू से लेके अब तक के कोशिश मेरी यही रही है। यहाँ पे हम 1973 तक के जो ग्रंथ है नगेंद्र के ग्रंथ तक हमने पढ़ लिया है। उसके अलावा भी जो कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो मैं आपको बता देती हूं। एक है सुमन राजे का हिंदी
साहित्य का ये इनके आप नाम केवल याद कर लें। साहित्य का आधा इतिहास, आधा इतिहास, इनके केवल आप नाम भी अगर याद कर लेंगे तो भी बहुत है। एक है बच्चन सिंह जी का, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार हैं, आलोचक हैं ये, ठीक है जी। इनका है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। अब इनके वो भी बता देती हूँ आपको, ये जो है 2003 में प्रकाशित है और ये 1996 में प्रकाशित है इनका ग्रंथ, ठीक है जी। और एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है इस दृष्टि से, विश्वनाथ प्रसाद। ये आप इनके नाम जरूर याद रखने, क्योंकि हम जगह जगह पे जब हम अलग अलग कालखंडों के बारे में पढ़ेंगे, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कालखंडों के बारे में पढ़ेंगे तो इनका जो नाम है वो बार बार आएगा। तो आपको इनके जो इतिहास ग्रंथ है उनका पता होना चाहिए। इनका ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत। इसमें जो हम रीतिकालीन जब हम साहित्य के बारे में पढ़ेंगे तब इसका जिक्र होगा। बच्चन सिंह का तो बार बार होगा जब हम अलग अलग काल खंडों के में कुछ परिभाषाओं के बारे में पढ़ेंगे। नगेंद्र के ग्रंथ का भी उसमें जिक्र होगा। सुमन राजे का जो ग्रंथ है वो इस दृष्टि से महत्वपूर्ण है, आधा इतिहास। इसमें केवल स्त्री जो लेखक और कवि हैं, स्त्री लेखिकाएं या स्त्री लेखन हम लिख लेते हैं इसमें, स्त्री लेखन का ही इसमें जिक्र किया गया है कि जो अब तक जो हिंदी साहित्य में स्त्री लेखिकाएं रही हैं, कवि रही हैं, उनका ही जिक्र इसमें किया गया है। आधा इतिहास, इसीलिए इसको आधा इतिहास कहा गया, क्योंकि आधी आबादी जो है हमारी महिलाओं की मानी जाती है समाज में, ठीक है। तो ये जो महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं ये भी आपको इनके नाम पता होने चाहिए केवल, क्योंकि इनमें जब हम बाद में जब हम अलग अलग कालों के बारे में पढ़ेंगे तब इनके नाम बार बार आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किनकी रचनाएं हैं और क्या इनके ग्रंथों का नाम, ठीक है। तो यहां तक कि हमारा जो आज का जो टॉपिक था कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा और पद्धतियां, वो यहां तक हमने सारी परंपरा को अच्छे से समझते हुए यहां तक हम इसको लेकर आए हैं। आगे हम जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है उसको शुरू करेंगे। ये जो आज का हमारा टॉपिक था वो एक महत्वपूर्ण टॉपिक है इस दृष्टि से, क्योंकि इसमें से प्रश्न जो है वो हर बार पेपर में पूछेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि किसकी कौन सी रचना है, कौन सा इतिहास ग्रंथ किसका है, कब उसकी रचना हुई, पहला इतिहासकार कौन था, हिंदी में पहला कौन सा था, व्यवस्थित रूप से पहले किसने की, किसने कितने कवियों का जिक्र किया। तो ये सूची जो है वो अलग से भी आपको प्रदान की जाएगी और आपने भी अपने नोट्स जब आपको मिलेंगे तो आपने भी इनको हाईलाइट करके बार बार पढ़ना है, ताकि आप ये सारी चीजों को अच्छे तरीके से याद कर लें। ठीक है बेटा, धन्यवाद।